बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी हम करेंगे 10 टीचर्स से। चैप्टर नंबर 10 है और स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा रीनल डिजीज़ इन प्रेगनेंसी। ओके, women with the chronic kidney disease are less able to make the renal adaptations necessary for the healthy pregnancy, and pregnancy in women with the renal disease therefore requires increased maternal and fetal surveillance। यानी कि जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट्स हैं, जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं प्रेगनेंसी में, जो कि एक प्रेगनेंसी डिमांड करती है किडनी से, वो उनको कोप करना मुश्किल है उन पेशेंट्स के लिए जो कि क्रोनिक किडनी डिजीज़ के लिए हैं। तो सबसे पहले हम कुछ देख लेते हैं कि व्हाट आर द नॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी इन द रीनल सिस्टम। ओके, अब हम देख लेते हैं कि क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं। तो दिस इज़ ये ड्यूहर्ट्स से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ड्यूहर्ट्स में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस का जो मैटरनल फिजियोलॉजी का चैप्टर है, उसमें ये है रीनल सिस्टम। तो किडनीज इंक्रीज़ इन साइज़। नंबर 1, किडनीज जो हैं वो साइज़ में इंक्रीज़ हो जाएंगे। साइड बाय साइड हम हाईलाइट कर लेते हैं इसको। यस, दिस वन, इंक्रीज़ इन साइज़ इन प्रेगनेंसी मेनली बिकॉज ऑफ द रीनल पैरेन्काइमल वॉल्यूम। और किसकी वजह से क्या चीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है? पैरेन्काइमल वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है। और कितना इंक्रीज़ हो रहा है? राइजेस बाय अबाउट 70%, ठीक है। तो विद मार्क्ड डायलिटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डायलिटेशन होती है, मार्क्ड डायलिटेशन ऑफ द कैलसिस, पेल्विस एंड द यूरेटर, ठीक है। एंड यूरेटेरिक टोन डज नॉट डिक्रीज़, टोन उसकी डिक्रीज़ नहीं होती, बट ब्लैडर टोन डज। ब्लैडर की टोन डिक्रीज़ होगी, यूरेटेरिक की टोन डिक्रीज़ नहीं होगी। दिस इज़ अनदर पॉइंट। ओके, the effective renal plasma flow is increased by at least 6 weeks gestation and rises to some 80% by mid trimester, falling thereafter to about 60% above non pregnant values। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो यानी कि जो रीनल को ब्लड सप्लाई जा रही है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कितना? 6 वीक्स पे इंक्रीज़ हो जाती है। और तकरीबन मिड ट्राइमेस्टर में कितना इंक्रीज़ हो जाता है? 80% तक इंक्रीज़ हो जाता है। और उसके बाद फिर थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, और फिर ये कितना कम हो जाता है? फॉलिंग देयर आफ्टर टू अबाउट 65%, ठीक है। और लेकिन फिर भी उससे अबव ही रहता है। एंड दिस इंक्रीज इज़ प्रोपोर्शनली ग्रेटर दैन द इंक्रीज़ इन कार्डियक आउटपुट। तो ये अगर कार्डियक आउटपुट को देखें तो उससे ज़्यादा इंक्रीज़ है ये, प्रिज्यूमेबली रिफ्लेक्टिंग द स्पेसिफिक वेजोडाइलेटेशन probably via increased local prostacyclin और नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस, ठीक हो गया। तो किस वजह से हो रहा है? क्योंकि वेजोडाइलेटेशन होती है। और कौन कर रहा है वेजोडाइलेटेशन? लोकल प्रोस्टासाइक्लिन कर रहे हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेसिस कर रही है। अगेन नेक्स्ट इज़, ओके, इसको भी करते हैं हम हाईलाइट कि रीनल प्लाज्मा फ्लो जो है वो कितना इंक्रीज़ हो रहा है और फिर बाद में लेटर ऑन कितना डिक्रीज़ हो जाता है। दिस इज़ अबाउट, अब आगे देख लें आप फर्दर कि दिस इंक्रीज़, ये हमने बात कर ली। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑल्सो इंक्रीजेज। व्हाट इफेक्ट्स? GFRB इंक्रीज़ हो रहा है बाय अबाउट 45% बाय द 9th वीक, ओनली राइजिंग देयर आफ्टर बाय another 5 to 10%, but this is largely maintained to term, so the filtration fraction falls during the first trimester, ठीक। and this is possibly to the level above the non-pregnant. However, these major increments do not exhaust the renal reserve. The differential changes in renal plasma flow and GFR in late pregnancy suggest a mechanism of acting preferentially at the different efferent arterioles, possibly through the angiotensin 2, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि प्लाज्मा फ्लो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, बट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो उस तरह से इंक्रीज़ नहीं हो रहा। वो जहाँ 80% तक तकरीबन चला जाता है, तो ये अराउंड 45% या 10 to 15% और बढ़ा ले तो 60, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, बट वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। तो इन दोनों में उन्होंने कहा कि जो डिफरेंस है ये किस वजह से, मैकेनिज़्म क्या सजेस्ट कर रहा है कि मैकेनिज़्म एक्टिंग preferentially at the efferent arterioles, possibly through the angiotensin 2. Okay, the filtered load of metabolites therefore increases markedly and reabsorptive mechanism frequently do not keep up. उसमें क्या चीज़ें? ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स,
These changes have profound effect on the concentration of certain plasma metabolites and electrolytes, and normal laboratory references ranges may thus be inappropriate in pregnancy. For example, plasma creatinine concentration falls significantly by the 4th week of gestation and continues to fall to the mid-pregnancy to below 50 millimole per liter, but creatinine clearance begins to fall during the last couple of months of pregnancy. So plasma creatinine concentration rises again. ठीक है, तो क्या पता चला हमें कि अभी हम जो चीज़ें पढ़ रहे थे वो राइज़ हो रही थी, लाइक प्लाज्मा रीनल प्लाज्मा फ़्लो इंक्रीज़ हो रहा था, और JFR इंक्रीज़ हो रहा था, साइज़ ऑफ द किडनी इंक्रीज़ हो रहा था, जो पैरेन्काइमा डायलिटेशन हो रही थी, कैलिसिस की, यूरेटर की, और ये सब चीज़ें हो रही थी. अब वो कह रहे हैं कि जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है वो कम हो रही है, तो फिर क्रेटिनिन क्लियरेंस अगर कम होगी तो फिर क्रेटिनिन डेफिनेटली राइज़ होगा. तो this is about plasma creatinine concentration falls significantly by the 4th week and continues to fall mid pregnancy. तो वो शुरू में वो fall करेगी, but creatinine clearance begins to fall during the last में चूँकि creatinine clearance कम हो जाएगी तो लास्ट कपल ऑफ मंथ्स के अंदर हो सकता है, पॉसिबल है कि लिटिल बिट प्लाज्मा क्रेटिनिन जो है वो राइज़ करे. ओके, नेक्स्ट क्या है कि टोटल बॉडी, दिस इज़ अबाउट प्लाज्मा क्रेटिनिन कंसनट्रेशन जो कि स्टार्ट में फॉल कर रही है एंड लेटर ऑन इट कैन बी इंक्रीज्ड. ठीक है, सो दिस इज़ लिटिल डिफरेंट फिजियोलॉजी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स. व्हाट हैपन्स क्रेटिनिन को दिस वन. ओके, total body water rises by about 20% during pregnancy, 8.5 liter, with a very sharp fall in the plasma osmolality between week 4 and 6 after conception, possibly through the actions of the human chorionic gonadotropins. तो कहने कि वाटर क्या है कि वो टोटल बॉडी वाटर इंक्रीज़ हो रहा है. किसकी वजह से इंक्रीज़ हो रहा है? HCG की वजह से, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स की वजह से इंक्रीज़ हो रहा है. एंड द वॉल्यूम सेंसिंग आर्जिनिन या वेजोप्रेसिन जो है वो रिलीज मैकेनिज्म्स एविडेंटली एडजस्ट एज प्रेगनेंसी प्रोग्रेसेस. तो शुरू में वो बढ़ेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उसको एडजस्ट करने की कोशिश करेगा विद द लोअरिंग ऑफ द ऑस्मोटिक थ्रेशहोल्ड फॉर द आर्जिनिन वेजोप्रेसिन. एंड थर्स्ट को और ऑस्मोटिक थ्रेशहोल्ड को जो है वो एडजस्ट करके थोड़ा सा वाटर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी. एज वेल एज वाटर प्रेजेंट इन द फीटस, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेसेंटा एंड मैटरनल टिश्यूज, देयर इज ऑल्सो एडिमा फ्लूइड एंड इंक्रीज हाइड्रेशन ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू, ग्राउंड सब्सटेंस विद लैक्सिटी एंड स्वेलिंग ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू. तो ये सारी चीज़ें वो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ पर वाटर जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है. द प्रेग्नेंट वुमेन accumulate some 950 millimole of sodium. This is about electrolytes के सोडियम जो है वो accumulate होगा in the face of high circulating concentrations of the progesterone, which is who is responsible water retention के लिए. हमने किसको responsible किया? इसको like HCG. ठीक है, और जहाँ पर हम ऊपर बात कर रहे थे कि रीनल प्लाज्मा फ्लो इंक्रीज़ हो रहा है, उसको हमने उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हमने किसे किया कि जो उसके अंदर वेजोडाइलेटर्स हैं, उनका वेजोडाइलेटेशन का जो इफेक्ट आ रहा है. और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसके अंदर सोडियम इंक्रीज़ हो रहा है इन द response of progesterone which competes with the aldosterone at the distal tubules. So progesterone कर क्या रहा है, वो aldosterone को compete कर रहा है distal tubules पे, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो रिटेंशन हो रही है. द पोटेंशियली natriuretic prostacyclin also rises markedly with the significant rise in the atrial natriuretic peptide. This stimulates the renin-angiotensin system. ठीक है, वो क्या रहा है, natriuretic prostacyclin also rises markedly and the significant rise in the atrial ANP जो है वो इंक्रीज हो रहा है. दिस स्टिमुलेट्स की क्या कर रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम को स्टिमुलेट कर रहा है, जो कि इंक्रीज कर रहा है सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द एल्डोस्टेरोन फ्रॉम द फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड द रेज्ड प्लाज्मा प्रोलैक्टिन विच मे ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द सोडियम रिटेंशन. तो ये सब मिलकर प्रोजेस्ट्रॉन, एल्डोस्टेरोन एंड प्रोलैक्टिन ये सब क्या रोल प्ले कर रहे हैं, सोडियम रिटेंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट सोडियम. ठीक है, और रोल प्ले कौन कर रहा है सोडियम को रिटेन करने के लिए? एक तो ANP की हमने बात की थी,
कि वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और उसके अलावा हमने ये बात की कि रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन सबसे पहले है जो कि कम्पीट कर रहा है एल्डोस्टेरॉन के साथ, और एल्डोस्टेरॉन की कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो रही है, और नाइट्रेटिक प्रोस्टासाइक्लिन इंक्रीज़ हो रहे हैं विद सिग्निफिकेंटली राइज इन द ANP, और उसकी वजह से फर्दर क्या हो रहा है, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो है वो स्टिमुलेट हो रहा है। और उसने फिर आगे क्या किया, रिलीज़ किया एल्डोस्टेरॉन को। और फिर रेज प्लाज्मा प्रोलैक्टिन भी अपना रोल प्ले कर रहा है, वो भी ज़्यादा है, और ये सब मिल के सोडियम रिटेंशन कर रहे हैं। देयर इज़ अ फॉल ऑफ सम 4 to 5 मिलीमोल पर लीटर ऑफ द प्लाज्मा सोडियम बाय टर्म पे थोड़ा सा फॉल है, बट प्लाज्मा क्लोराइड डज नॉट चेंज। तो ये दो चीज़ें हम अपने जहन में रखनी है कि प्लाज्मा क्लोराइड बिल्कुल चेंज नहीं होता। ये जो चेंज नहीं होती चीज़ें उनको साइड बाय साइड आपने याद रखना है कि ये नहीं चेंज होती, ठीक है। तो क्लोराइड जो है वो चेंज नहीं होता, सोडियम शुरू में बढ़ता है और बाद में कम भी हो सकता है एंड पे। Curiously, some 350 millimole of potassium are also retained during pregnancy in the face of much increased GFR, substantially raised aldosterone concentration, and a relatively alkaline urine. और यूरिन कैसा हो गया है, अल्कलाइन हो गया है। Renal tubular potassium reabsorption evidently adjust appropriately to the increased filtered sodium load, ठीक है, वो उसके साथ एडजस्ट कर रहा है। सीरम यूरिक एसिड and serum uric acid concentration fall by about 1/4, ठीक है। बट अबाउट सीरम यूरिक एसिड अब हम बात करने लगे हैं सीरम यूरिक एसिड की, वो फॉल करेगा by 1/4 in the early pregnancy with an increase in its initial fractional exception secondary to the decrease in the net tubular reabsorption। net tubular reabsorption कम होगी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम भी हो सकता है, यानी कि फॉल किया ना फर्स्ट में। The kidney excretes a progressively smaller proportion of the filtered uric acid. So, some rise in serum uric acid concentration during the second half of the pregnancy is normal. The developing fetus and placenta contribute to the load, and a similar pattern is seen in relation to the urea, which is also partially reabsorbed in the nephron. Glucose excretion may rise tenfold as the greater filtered load exceeds the proximal tubular for the glucose 1.6 से 1.9 millimole per minute, ठीक है। तो व्हाट अबाउट ग्लूकोज, सीरम कंसनट्रेशन हमने उसकी की थी, यूरिक एसिड की, उसका हमने क्या कहा था कि ये फॉल करती बाय अबाउट 1/4 इन द अर्ली प्रेगनेंसी, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा ग्लूकोज के लिए कि इसका 10 फोल्ड इंक्रीज होते एक्सक्रीशन ग्लूकोज की एज अ ग्रेटर फिल्टर लोड एक्सीड्स द प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर मैक्सिमम फॉर द ग्लूकोज, वो भी इसका थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है। और इफ़ द यूरिन प्रेग्नेंट वुमेन इज टेस्टेड सिग्निफिकेंटली ऑफन ग्लाइकोज विल बी डिटेक्टेड इन 50% में आपको ग्लाइकोज मिल सकता है। दिस इज अबाउट ओके द एक्सक्रीशन ऑफ मोस्ट अमाइनो एसिड। अब बात करें हम अमाइनो एसिड्स की। अमाइनो एसिड्स which is curious since these are used by the fetus to synthesize protein. The pattern of the excretion is not constant and the differs between individual amino acids. Excretion of the water soluble vitamins is also increased. अच्छा, वाटर सॉल्युबल की भी ये जो एक्सक्रीशन है वो ज़्यादा हो रही है। द मैकेनिज्म फॉर ऑल दीज इज़ एन एडिक्वेट ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इन द फेस ऑफ अ 50% राइज इन GFR। तो GFR के बढ़ने की वजह से प्रॉपरली रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, तो फिर हम ये सब अंडरलाइंग दे सके, इसी वजह से जो है ना एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है। तो अंडरलाइंग मैकेनिज्म इज़ दिस यूरिनरी कैल्शियम एक्सक्रीशन। व्हाट अबाउट कैल्शियम? तो कैल्शियम इज़ ऑल्सो 2-fold to 3-fold higher in normal pregnancy than in the non-pregnant women, even though tubular reabsorption is enhanced। इसकी tubular reabsorption जो है वो enhanced हो जाती है presumably under the influence of an increased concentration of 125 dihydroxyvitamin D, and to counter this intestinal absorption doubles by 24 weeks, ठीक है। एंड इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा हो रही है और वहाँ से भी रीएब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रही है, ठीक है। इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन भी डबल हो जाती है, फॉर आफ्टर विच इट स्टेबलाइजेज एंड रीनल बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्प्शन। अब नेक्स्ट बात आ गई रीनल बाइकार्बोनेट की। रीएब्जॉर्प्शन एंड हाइड्रोजन आयन एक्सक्रीशन अपीयर्स टू बी अनऑल्टर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सो बाइकार्बोनेट, पीछे हमने क्लोराइड भी पढ़ा था कि वो भी नहीं चेंज होता,
और बाइकार्बोनेट वो भी नहीं चेंज हो रहा, और हाइड्रोजन आयन की भी एक्सक्रीशन चेंज नहीं हो रही। ऑल्दो प्रेग्नेंट वुमेन कैन एसिडिफाई देयर यूरिन, इट इज़ यूजुअली माइल्डली अल्कलाइन। ठीक है, तो ये अगर प्रेग्नेंट वुमेन के यूरिन की बात करें तो इट इज़ माइल्डली अल्कलाइन। टोटल total protein and albumin excretion both rise during pregnancy to at least 36 weeks. total protein and albumin excretion दोनों बढ़ जाएंगी और to at least 36 weeks due to increased GFR. again प्रॉब्लम कल्परेट कौन है? GFR बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एंड चेंजेस इन बोथ ग्लोमेरुलर एंड ट्यूबुलर फंक्शन thus in the late pregnancy an upper limit of the normal 200 milligram total protein excretion per 24-hour collection is accepted. The assessment of the absolute proteinuria in pregnancy using dipstick has been shown to give highly variable data, and studies in which urinary protein, creatinine, albumin, creatinine ratios were measured in order to identify developing preeclampsia have also shown marked heterogeneity in the test accuracy and thus diagnosis of the disease. इसीलिए वो कह रहे हैं कि प्रोटीन और एल्ब्यूमिन जो है वो उसकी एक्सक्रीशन ज़्यादा है, तो जो अपर लेट प्रेगनेंसी में अपर लिमिट ऑफ द नॉर्मल ऑफ 200 मिलीग्राम टोटल प्रोटीन एक्सक्रीशन पर 24 आवर्स इज़ एक्सेप्टेबल। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस थिंग। अब इसमें फिर हम एक दफ़ा रिव्यू ले लेते हैं, इसका रिवाइज़ कर लेते हैं इसको। दिस इज़ द टोटल प्रोटीन के बारे में। ओके, इसको हम एक दफ़ा रिवाइज़ करते हैं और देखते हैं कि क्या था हमने पढ़ा। एक हमने ये टोटल वाटर की भी बात की थी। ठीक है, अब हम करते हैं दोबारा इसको रिवाइज और देखते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें की हैं। तो रीनल सिस्टम में सबसे पहले हमने कहा था कि साइज़ ऑफ द रीनल किडनी जो है वो इंक्रीज़ होगा ड्यू टू पैरेन्काइमल वॉल्यूम, जो कि 70% तक इंक्रीज़ होगा। मार्क डायलिटेशन होगी कैलिसिस की, रीनल पेल्विस की, यूरेटर की। टोन जो है वो यूरेटर की डिक्रीज़ नहीं होगी, लेकिन ब्लैडर टोन डिक्रीज़ हो सकती है। जो एस्टिमेटेड रीनल फ्लो है, प्लाज्मा फ्लो है, वो इंक्रीज़ हो जाएगा बाय द मिड प्रेगनेंसी, 80% तक इंक्रीज़ हो सकता है। उसके बाद भी ये थोड़ा कम होगा जो कि 65% तक चला जाएगा। GFR इंक्रीज़ होगा बाय अबाउट 45% बाय द 9th वीक, और उसके बाद भी लेटर ऑन 5 to 10% मज़ीद इंक्रीज़ हो सकता है, होता है बल्कि। और उसके अलावा फिर इन्होंने एक फिल्टर्ड लोड की बात की थी कि इंक्रीजेस मार्कली रीएब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म फ्रीक्वेंटली डू नॉट कीप अप, वो नहीं कर सकता अच्छे तरीके से, तो प्रॉब्लम इज़ रीएब्जॉर्प्टिव मैकेनिज्म ड्यू टू इंक्रीज GFR। तो चेंजेस क्या क्या आ रही हैं उसकी वजह से वो देख लेते हैं कि कंसनट्रेशन ऑफ द प्लाज्मा मेटाबोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं। क्या हो रहा था कि हमने कहा था कि क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो क्रेटिनिन स्टार्ट में फॉल करेगा और उसके बाद लिटिल बिट राइज कर सकता है, क्योंकि क्रेटिनिन क्लियरेंस जो है वो कम हो जाएगी। और टोटल बॉडी वाटर हमने कहा था कि इंक्रीज़ होगा बाय 20%, रीज़न बी ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन्स, वेसोप्रेसिन, एल्डोस्टेरॉन और नाइट्रेटिक पेप्टाइड की वजह से, इन सब चीज़ों की वजह से मिलाकर राइज करेगा। सोडियम रिटेंशन होगी, ठीक है, यूरिन अल्कलाइन हो सकता है, सीरम यूरिक एसिड जो है वो भी फॉल करेगा अबाउट 1/4 इन अर्ली प्रेगनेंसी और इंक्रीज़ इन इट्स फ्रैक्शनल एक्सक्रीशन सेकेंडरी टू डिक्रीज़ इन द नेट ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन इतनी नहीं हो रही और एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है, तो इस वजह से वो फॉल कर सकता है। और ग्लूकोज एक्सक्रीशन वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, किडनीज़ का थ्रेशोल्ड भी बढ़ जाता है, इसलिए उन्होंने कहा कि अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन का ग्लूकोज चेक करेंगे तो 50% में आपको ग्लाइकोसूरिया मिल सकता है, ऑल्दो के पेशेंट इज़ नॉट डायबिटिक। और क्या हमने किया था इसके अंदर के एग्जैक्ट मैकेनिज़्म वही है कि 50% GFR बढ़ रहा है इसका। और कैल्शियम की एक्सक्रीशन जो है वो, कैल्शियम की जो है वो उन्होंने कहा था कि रीअब्जॉर्प्शन बढ़ेगी, इंटेस्टाइन में भी बढ़ेगी, इसमें क्योंकि कैल्शियम इज़ नीडेड। और बाइकार्बोनेट के बारे में क्या है? बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन आयन एंड क्लोराइड, ऑल दीज आर रिमेन अनचेंज्ड। टोटल प्रोटीन और एल्ब्यूमिन की भी एक्सक्रीशन ज़्यादा होगी, इसलिए उन्होंने कहा कि लेट प्रेगनेंसी में अप टू 200 प्रोटीन इज़ एक्सेप्टेबल। और इसके अलावा उन्होंने कहा था कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से एल्ब्यूमिन क्रेटिनिन रेशो हम करते हैं, यूरिनरी प्रोटीन क्रेटिनिन हम करते हैं, तो ये सब चीज़ें हम प्रीएक्लेम्पसिया को देखने के लिए करते हैं। ओके, अब हम अपने चैप्टर पे दोबारा आते हैं वापस। ओके, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, 10 टीचर्स जो ओल्ड एडिशन था उसमें जो की पॉइंट्स दिए हुए थे फॉर रीनल चेंजेस के लिए, और इसके अलावा भी
ऑल दैट ये इस एडिशन में नहीं है 20th में, तो वहाँ से आपको मैं थोड़ा सा करा देती हूँ कि किडनी साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है 1 सेंटीमीटर, डायलिटेशन है रीनल पेल्विस की, यूरेटर्स की, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है 60 to 70%, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट 50% इंक्रीज़ होता है, रीनल प्लाज्मा फ्लो 50 to 80% इंक्रीज़ होता है, इंक्रीज क्लियरेंस ऑफ मोस्ट सब्सटेंसेस जो मैंने भी आपको बता दिए, जिनमें क्लोरीन की चेंज अनचेंज रहता है, बाइकार्बोनेट अनचेंज रहता है, हाइड्रोजन आयन अनचेंज रहता है। हमने सोडियम का पढ़ा कि सोडियम जो है वो उसकी क्लियरेंस ज़्यादा होती है, ग्लूकोज ज़्यादा होती है, यूरिक एसिड की ज़्यादा होती है, और ये हमने पढ़ी थी चीज़ें। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होती है, वो थोड़ा रिटेन रहता है। तो डिक्रीज प्लाज्मा क्रेटिनिन, यूरिया एंड यूरेट इन्हीं वजह से, क्योंकि इनकी एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रही है। और ग्लाइकोज यूरिया इज़ नॉर्मल इन हाउ मेनी पेशेंट, 50% पेशेंट्स। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट। ओके, अब हम यहाँ से दोबारा अपनी किडनी डिजीज़ स्टार्ट करते हैं। तो काउंसलिंग आपने पहले उसको क्या करनी है पेशेंट को कि सेफ़ कॉन्ट्रासेप्शन अंटिल प्रेगनेंसी, सेफ़ उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन के लिए देख लेना है, फर्टिलिटी इश्यूज़ उसके एड्रेस करने हैं, जेनेटिक काउंसलिंग देखनी है, अगर कोई इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, रिस्क उसको एक्सप्लेन करना है कि मदर को, फीटस को क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, लाइक प्री एक्लेम्शिया, प्रीटर्म लेबर एंड ऑल दीज थिंग्स। और फिर ट्रैटोजेनिक अगर कोई ड्रग ले रही है, ड्रग उसकी असेसमेंट कर लेनी है, ट्रीटमेंट देखनी है, ब्लड प्रेशर के लिए क्या ले रही है, एंटी हाइपरटेंसिव रिव्यू देख लेना है उसका, लो डोज एस्प्रिन उसको मिलनी चाहिए क्रोनिक किडनी डिजीज़ वाले पेशेंट को, इन नीड फॉर द एंटी कोगुलेशन वंस प्रेगनेंट, अगर वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो अगर उसको एंटी कोगुलेशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, इन नीड फॉर द कंप्लायंस विद द स्ट्रिक्ट सर्वेलेंस, इंक्रीज सर्वेलेंस रिक्वायर्ड होगी और उसको रिपीटेडली आना भी पड़ेगा। इन सारी चीज़ों को ज़्यादा टेस्ट होंगे, ज़्यादा विजिट्स होंगे, एंटीनेटल जो इंक्रीज फीटम टर्नल सर्वेलेंस है उसके बारे में आपने उससे काउंसिल करना है कि उसको ज़्यादा दफ़ा हॉस्पिटल विजिट करना पड़ेगा। लाइकलीहुड ऑफ द प्रोलॉन्ग्ड एडमिशन, अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो गया, IUGR हो सकता है बच्चे को, तो प्रीटर्म में हो सकती है, तो इसकी वजह से उसको लॉन्ग हॉस्पिटल एडमिशन्स भी करने पड़ सकते हैं और रिपीटेड भी करने पड़ सकते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सेलरेटेड डिक्लाइन इन द मैटरनल रीनल फंक्शन, एंड ये भी पॉसिबल है कि मदर का रीनल फंक्शन कुछ ना कुछ डिक्लाइन करे, एंड नीड फॉर द पोस्टमार्टम फॉलोअप, उसके बाद भी उसको आना पड़ेगा। अब क्रोनिक किडनी डिजीज़ की बात करते हैं कि इज़ क्लासिफाइड इनटू 5 स्टेजेस। 5 स्टेजेस में हम इसे क्लासीफाई करते हैं। स्टेज 1 and 2 अफेक्ट अराउंड 3% ऑफ वुमेन ऑफ चाइल्ड बेयरिंग एज, जो कि 20 to 39 ईयर्स की एज है। स्टेज 3 and 5 अफेक्ट 1 in 150 वुमेन इन दिस एज ग्रुप। अगर उसमें देखें तो स्टेज 3-5 जो है ना वो आपको कम मिलती है एज़ कम्पेयर टू स्टेज 1-2 की, तो ज़्यादा आपको चाइल्ड बेयरिंग एज में स्टेज 1 और 2 मिलेगी। प्रेगनेंसी इन दीज वुमेन इज़ लेस कॉमन एंड सम वुमेन आर फाउंड टू हैव CKD फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर प्रेगनेंसी, एंड द प्रेगनेंसी कैन अनमास्क प्रीवियसली अनरिकग्नाइज्ड रीनल डिजीज़। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि पहले से उसको रीनल डिजीज़ हो ना पता हो, लेकिन जब उसकी किडनी से प्रेशर आए ड्यू टू प्रेगनेंसी, तब कहीं जाके उसकी जो किडनी डिजीज़ है वो एविडेंट हो जाए। इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन CKD। तो प्रेगनेंसी का दिस इज़ द प्रिंसिपल कि हमने कैसे मेडिकल डिसऑर्डर्स को पढ़ना है। हमने मेडिकल डिसऑर्डर कोई भी है, हमने इफ़ेक्ट ऑफ दैट मेडिकल डिसऑर्डर ऑन प्रेगनेंसी एंड इफ़ेक्ट ऑफ प्रेगनेंसी ऑन दैट मेडिकल डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये चीज़ है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे क्या प्रेगनेंसी हो भी सकती है या नहीं हो सकती, तो किस कंडीशन में नहीं हो सकती। पहले देखते हैं कि प्रेगनेंसी CKD को क्या करती है। वुमेन विद CKD stages 1-2 have mild renal dysfunction and usually have an uneventful pregnancy or good renal outcome है। pregnancy with a serum creatinine less than, अब ये डिपेंड करता है, हमने इसको क्लासीफाई ही स्टेजेस को क्रेटिनिन के बेस पे किया है, तो वो भी आपको आगे मैं दिखाती हूँ। तो यहाँ पर क्रेटिनिन अगर 110 माइक्रोमोल पर लीटर से कम है, किसी का मिनिमल प्रोटीन यूरिया है जिसे हम कहेंगे 1 ग्राम, लेस देन 1 ग्राम पर 24 आवर्स, या फिर एब्सेंट या वेल कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, या हाइपरटेंशन उसको भी डेवलप ही नहीं हुई, और अगर है तो वो वेल कंट्रोल्ड है, और तो इसका मतलब है कि कोई या कम या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा लॉन्ग टर्म मैटरनल रीनल फंक्शन पे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि वुमेन विद मॉडरेट टू सीवियर डिजीज, जो कि 3 और 5 है, हाईएस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑफ एन एक्सेलरेटेड डिक्लाइन इन देयर रीनल फंक्शन। अगर 3-5 की पेशेंट कंसीव करती है तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम है। इन समरी देयर फॉर वुमेन विद द मोस्ट इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन हैव द वर्स्ट प्रेगनेंसी आउटकम। तो क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशंस क्या होंगी, हाइपरटेंशन डेवलप हो सकती है, प्रोटीन यूरिया हो सकता है, रिकरेंट यूरिनरी इन्फेक्शंस हो सकती है इंडिपेंडेंटली एंड एडिटिवली
एनहांस द रिस्क ऑफ पुअर प्रेगनेंसी आउटकम, उसकी वजह से डेफिनेटली प्रेगनेंसी आउटकम भी ख़राब होगा। डायग्नोसिस ऑफ प्री एक्लेम्शिया इज़ ऑफन डिफिकल्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्री एग्जिस्टिंग हाइपरटेंशन, पहले से उसको अगर हाइपरटेंशन है तो प्री एक्लेम्शिया की डायग्नोसिस भी मुश्किल हो जाएगी, पहले से प्रोटीन यूरिया तब भी मुश्किल हो जाएगा। इफ़ प्री एक्लेम्शिया डेवलप्स मैटरनल रीनल फंक्शन ऑफन deteriorates further, but any other additional complications such as postpartum hemorrhage and or use of non-steroidal anti-inflammatory drugs can critically threaten maternal renal function। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूँ, एक तो आपने यही जो क्वेश्चन है कि हाउ वी विल डिफ्रेंशिएट द प्री एक्लेम्शिया एंड किडनी डिजीज़ की, यहाँ पर किडनी डिजीज़ की वजह से उसको प्रोटीन यूरिया या फिर प्री एक्लेम्शिया डेवलप हो रहा है, इन चीज़ों को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन अभी तक आपको ना समझ आया हो या फिर एंड पे भी, तो आपने मुझसे पूछ लेना है कमेंट बॉक्स में। ओके, ये हैं स्टेजेस हमारे पास। स्टेजेस क्या है? स्टेज 1 में क्या है कि किडनी डैमेज माइल्ड है या और GFR या तो नॉर्मल है या रेज्ड है। उसमें कितना GFR उन्होंने एस्टिमेट किया? मोर देन 90 कितना 90 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वेयर। स्टेज 2 क्या है? किडनी डैमेज है विद माइल्डली लो GFR, इसमें GFR कम है, कितना 60 to 89। ओके, 3 में क्या है? मॉडरेटली लो GFR 30 to 59, 4 severely low GFR 15 to 29 एंड 5 में किडनी फेलियर लेस देन 15 या फिर पेशेंट डायलिसिस पे है, तो उस पर भी हम कहेंगे किडनी फेलियर स्टेज 5 की पेशेंट है। तो हमें क्या बताया गया है कि स्टेज 1-2 जो चाइल्ड बेयरिंग एजेस में मोस्टली पेशेंट्स हैं आपको स्टेज 1-2 वाले मिलेंगे, ठीक है। इफेक्ट ऑफ CKD ऑन प्रेगनेंसी आउटकम, तो CKD ऑफ प्रेगनेंसी को क्या कह रही है? प्रेगनेंसीज इन मदर्स विद CKD हैव इंक्रीज रिस्क ऑफ प्रीटर्म डिलीवरी, सिजेरियन सेक्शन, फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन डिपेंडेंट ऑन द डिग्री ऑफ रीनल इम्पेयरमेंट। द रिस्क ऑफ एडवर्स आउटकम correlates with the degree of renal dysfunction। ओके, मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट विद CKD ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमने क्या क्या मॉनिटर करना है? हमने उसका ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, उसका रीनल फंक्शन मॉनिटर करना है, क्रेटिनिन देखना है, यूरिन में इन्फेक्शन चेक करनी है, प्रोटीन यूरिया चेक करना है, फुल ब्लड काउंट करना है, हीमोग्लोबिन देखना है, फेरेटिन चेक करना है, उसका रीनल अल्ट्रासाउंड करना है, फीटल अल्ट्रासाउंड करना है, एनाटमी देखनी है, यूट्राइन आर्टरी डॉपलर करना है 20 to 24 वीक्स पे, और ग्रोथ स्कैन्स करने हैं। ये है कि जो काम हमने हर विज़िट पे करना है इस पेशेंट के साथ। एस्टिमेटेड इफ़ेक्ट्स ऑफ रीनल फंक्शन ऑन प्रेगनेंसी आउटकम एंड मैटरनल रीनल फंक्शन, तो क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी? अब ये देखें, ये आपके सामने मीन प्री प्रेगनेंसी सीरम क्रेटिनिन वैल्यू है इन मिलीग्राम पर डेसीलीटर कि अगर लेस देन 125 है तो क्या होगा, 125 से 180 है तो क्या होगा, और 180 से ज़्यादा है तो क्या होगा। तो किसकी परसेंटेज कितनी है? तो CKD में सबसे ज़्यादा आप देखें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, सबसे ज़्यादा जो है वो प्री टर्म डिलीवरी की परसेंटेज है, ठीक है, दैट इज़ 30%। बाकी सब जो 25, 22 है, 60, मोर देन 90, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हो रहा है वो प्री टर्म डिलीवरी का चांस हो रहा है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आता है कि एक पेशेंट CKD के साथ है तो सबसे ज़्यादा उसको किस चीज़ का रिस्क है, तो उसमें प्री टर्म डिलीवरी का रिस्क है, ठीक है। यहाँ पर एक और भी मैं आपके सामने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है इसके साथ, इसकी वजह से, इस टेबल की वजह से, कि अगर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं जब उनके अंदर नेफ्रोपैथी डेवलप होती है तो दैट इज़ इट CKD? अगर ये CKD है तो उनके अंदर अगर कॉम्प्लिकेशन डेवलप होगी बच्चे में, वो पूछेंगे कि क्या हो सकता है, प्रीटर्म डिलीवरी हो सकती है, IUGR हो सकता है, तो मोस्टली हमारा आंसर क्या होता है, हम कहते हैं IUGR हो सकता है डायबिटिक नेफ्रोपैथी वाले पेशेंट्स में। तो यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर CKD का पेशेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रीटर्म डिलीवरी होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारा यूनिवर्सल आंसर है इस क्वेश्चन का, जो कि डायबिटिक नेफ्रोपैथी का है, उसमें हम IUGR करते हैं। तो अथॉरिटी जो मेजॉरिटी इज़ अथॉरिटी, तो उसी के साथ हम चलते हैं, तो हम उसमें IUGR सेलेक्ट करते हैं। अदरवाइज़ अगर क्रोनिक किडनी डिजीज़ का पेशेंट आता है तो वहाँ पर हम प्री टर्म डिलीवरी रखेंगे, ठीक है। ओके, डायलिसिस, इंसिडेंस ऑफ द प्रेगनेंसी ऑन डायलिसिस, यानी कि स्टेज 5 की जो डिज़ीज़ है इज़ इंक्रीजिंग। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डायलिसिस वाली डिज़ीज़ कौन सी स्टेज है। जब पेशेंट डायलिसिस पे तो वो स्टेज 5 है, इज़ इंक्रीजिंग। Dialysis must be adjusted to allow for the physiological changes in pregnancy plasma volume and
fluid retention, electrolytes and hemodialysis is usually more effective than the peritoneal dialysis. तो आपको पता है डायलिसिस कौन कौन सी होती है, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस, तो वो ज़्यादा बेहतर है. जो हीमोडायलिसिस है कॉम्प्लिकेशंस उसमें क्या है, प्रीटर्म डिलीवरी पॉलीहाइड्रोमनियोस 30 to 60%, प्रीक्लेम्शिया 40 to 80% एंड सिजेरियन डिलीवरी 50% है. अब यहाँ पर देखें कि जो पेशेंट डायलिसिस पे हैं स्टेज 5 के साथ है, उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क किस चीज़ का, प्रीक्लेम्शिया का, दैट इज़ 40 to 80%. ठीक हो क्या. अगर हम यहाँ पीछे बात करें इधर, अच्छा ये दिस इज डिफरेंट, इसमें स्टेज वाइज बात नहीं हुई, लेकिन अगर आपके पास डायलिसिस वाले पेशेंट का सवाल आए तो प्री एक्लैम्शिया. ठीक है. डायबिटिक नेफ्रोपैथी का एमसीक्यू है तो IUGR, क्रोनिक किडनी डिजीज़ का है तो प्रीटर्म डिलीवरी या प्रीटर्म लेबर, और अगर डायलिसिस वाले पेशेंट का है तो प्री एक्लैम्शिया. प्रेगनेंसी इन वुमेन विद रीनल ट्रांसप्लांट, वुमेन विद एंड स्टेज किडनी डिजीज़ विद, अच्छा अगर रीनल ट्रांसप्लांट वाला है ना, यहाँ पर टेबल नहीं दिया हुआ रीनल ट्रांसप्लांट का, इसका टेबल ड्यूहर्ट्स में है, ये दोनों टेबल्स हैं वैसे वहाँ पर, तो उसमें भी प्रीटर्म डिलीवरी ही है जो मोस्ट कॉमन है. ठीक है. Pregnancy in women with a renal transplant and stage kidney disease have hypothalamic gonadal dysfunction and infertility, so conception is rare. Female fertility returns rapidly after the renal transplantation and is estimated to 2 to 10% of the female recipients conceive. यानी कि ट्रांसप्लांट के बाद आप काउंसिल कर सकते हैं ऐसे पेशेंट को कि 2 to 10% कंसीव करती हैं और बड़ी जल्दी कंसीव करती हैं. ऑफ प्रेगनेंसीज प्रोग्रेसिंग बियॉन्ड द थर्ड ट्राइमेस्टर, द वास्ट मेजॉरिटी मोर देन 90% रिजल्ट इन अ सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम. तो जिनको प्रेगनेंसी हो जाती है उनमें से मोर देन 90% में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी आउटकम. मोस्ट ट्रांसप्लांटेशन सेंटर्स एडवाइज दैट द कंसेप्शन इज सेफ आफ्टर द सेकेंड पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन ईयर प्रोवाइड द ग्राफ्ट इज फंक्शनिंग वेल. तो यहाँ पर इन्होंने सेकेंड ईयर लिखा है, लेकिन मोस्टली अब हम जो चूज़ करते हैं वो 1 ईयर है. अगर ऑप्शन में आपके पास 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर इस तरह से आए तो आप 1 to 2 ईयर चूज़ कर सकते हैं. लेकिन अगर ग्राफ्ट 1 साल के बाद अच्छा काम कर रहा है तो शी कैन कंसीव. ठीक है. तो अगर आपने ऑप्शन चूज़ करनी है कि कितनी कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए तो वो 1 ईयर चाहिए. ठीक है. 1 ईयर ही ड्यूहर्ट्स में और अब हर जगह पे 1 ईयर ही है. All pregnancies in the transplant recipients are high risk and should be managed by a multidisciplinary team. Lower doses of the immunosuppressive therapy, longer time since the transplantation and better graft function with absence of chronic rejection are all associated with better maternal outcome. अच्छा, इसमें ये है कि ट्रांसप्लांट के बाद कंसेप्शन आप बात हो गई कि कितनी कब कर सकते हैं, कितने % लोग कंसीव कर लेते हैं उसके बाद, और कौन सा MCQ आता है कि पेशेंट है ट्रांसप्लांट का और वो इम्यूनोसप्रेसेंट ले रहा है और अब उसको प्रेगनेंसी होगी तो क्या करना है, क्या वो बंद कर दें इम्यूनोसप्रेसेंट, लो डोज पे आ जाए, डोज चेंज कर लें, ड्रग्स कम कर लें, क्या करें. तो उसने कुछ भी नहीं करना, सिंपली कंटिन्यू विद द इम्यूनोसप्रेसेंट्स. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास कि लो डोजेज ऑफ इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी, लॉन्गर टाइम सिंस द ट्रांसप्लांटेशन एंड बेटर ग्राफ्ट फंक्शन विद द एब्सेंस ऑफ क्रोनिक रिजेक्शन आर ऑल एसोसिएटेड विद बेटर मैटरनल आउटकम. अगर उसको अपने ग्राफ्ट को फंक्शनिंग रखने के लिए कम डोज लेनी पड़ती है, वो काफ़ी अर्से तक उसको फंक्शनिंग रख पा रही है, तो फिर इसका मतलब है कि उसका मैटरनल आउटकम अच्छा होगा. इंक्रीज रिस्क कॉम्प्लिकेशन कैन वुमेन विद द रीनल ट्रांसप्लांट ऑफन रिलेटेड टू द रेजिडुअल अंडरलाइंग डिजीज़. कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हैं, प्रीटर्म डिलीवरी, प्री एक्लैम्शिया, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और इनमें सबसे ज़्यादा कौन सा है, प्रीटर्म डिलीवरी. मैंने आपको क्या बताया, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, IUGR, क्रोनिक किडनी डिजीज़, प्रीटर्म डिलीवरी, डायलिसिस वाले पेशेंट, प्रीक्लेम्शिया, ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट, रीनल ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट तो प्रीटर्म डिलीवरी. मोस्ट कॉमन MCQs. ठीक है. मॉनिटरिंग ऑफ रीनल ट्रांसप्लांट पेशेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, कैसे अपने करना है, रीनल फंक्शन चेक करने हैं, प्रोटीन यूरिया, क्रेटिनिन, ब्लड प्रेशर, ड्रग लेवल्स देखने हैं, फिटल ग्रोथ देखनी है. इफ़ रीनल फंक्शन डिक्लाइंस एक्सक्लूड क्या क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर रीनल फंक्शन कम हो रहा है तो आपने सबसे पहले क्या क्या बातें सोचनी है कि कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रही, या फिर लास्ट में रिजेक्शन के बारे में आपने सोचना है. ओके, तो यहाँ पर उन्होंने क्या कहा कि रिस्क ऑफ एक्यूट रिजेक्शन in the pregnancy is estimated at 2% and allograft dysfunction may also be difficult to detect during pregnancy. मतलब कितने % में रिजेक्शन होने के चांसेस हैं इन प्रेगनेंसी, 2% में. ठीक है. और वजाइनल डिलीवरी इज़ कंसिडर्ड सेफ ऑल्दो देयर इज स्मॉल रिस्क ऑफ डैमेज टू द ट्रांसप्लांट ड्यूरिंग अ सिजेरियन सेक्शन विच इज़ स्लाइटली इंक्रीज ड्यूरिंग एन एमरजेंसी सिजेरियन
डिलीवरी, वो कहते हैं कि वैजाइनल डिलीवरी ही सेफ़ है, तो हमने डायरेक्टली सिजेरियन पे नहीं जाना। अच्छा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस वन, ठीक है। टेक्रोलिमस, एज़ोथाइप्रिन, साइक्लोस्पोरिन एंड प्रेडनिसोलोन आर जनरली कंसीडर्ड सेफ इन प्रेगनेंसी एंड फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इन्फेंट एंड शुड बी कंटिन्यू टू विद डोज एडजस्टमेंट एज नेसेसरी। तो ये 4 ड्रग्स आपने याद रखनी है, TACP, ठीक है। क्या है? टेक्रोलिमस, एज़ोथाइप्रिन, साइक्लोस्पोरिन, प्रेडनिसोलोन के इनमें से कोई भी आए तो आप उसे कंटिन्यू भी रखेंगे। टेक्रोलिमस का बहुत ज़्यादा सवाल आता है कि क्या ये ले रही है पेशेंट तो हमने इसको चेंज करना है एज़ोथाइप्रिन पे, ये नहीं करना तो नहीं करना, हमने टेक्रोलिमस के साथ ही कंटिन्यू करना है। स्क्रीनिंग करनी है हमने गेस्टेशनल डायबिटीज़ की, क्योंकि अगर पेशेंट स्पेशली प्रेडनिसोलोन ले रही है या टेक्रोलिमस ले रही है तो करंट ओपिनियन इज़ दैट द यूज़ ऑफ माइकोफिनोलेट और सिरोलिमस, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि कौन सी ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। माइकोफिनोलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, इसको समटाइम MMF लिखा होता है, और सिरोलिमस कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, ठीक है। इनको अवॉइड करना है इन पेशेंट में जो कि प्रेगनेंसी कंसीडर कर रहे हैं। वुमेन शुड बी स्विच टू द ऑल्टरनेटिव रिजीम बिफोर प्रेगनेंसी अ पीरियड ऑफ 3 to 6 months, 3 से 6 महीने पहले आपने जो उसको अच्छी रजीम देनी है वो दे दें, ताकि उसके ऊपर वो अपना सब कुछ स्टेबल कर ले, उसके फंक्शन स्टेबल हो जाए, उसके बाद वो कंसीव करे। ये नहीं कि भी वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव लेकर आ गया तो आप उसे कहें कि भाई तुम अब ना ऐसा करो, टेक्रोलिमस छोड़ दो और अब एज़ोथाइप्रिन लेना शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। अव्वल तो वो वैसे ही कंटिन्यू रखेंगे जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जो हमारे MCQ में आता है माइकोफिनोलेट आता है और सिरोलिमस आता है। आई थिंक कि मैंने आपको कम से कम भी 90% MCQs जो है ना वो इसके कवर करवा दिए होंगे जो कि इस टॉपिक में से आते हैं। बहुत मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है, आई थिंक सफिशेंट है। अगर आप कोई और कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो ये भी काफ़ी है, ठीक है। अगर फिर भी किसी ने कुछ पढ़ना है तो आई थिंक कि आप ड्यू हर्ट्स में से एक दफ़ा रीनल फंक्शन को, रीनल डिजीज़ को पढ़ लें, अदरवाइज़ बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ पर भी। ओके गर्ल्स, टेक केयर।